हेलो एवरीवन। क्या हुआ? क्लास 10 का फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है? एग्जाम बस 20 दिन बाकी है। कोई बात नहीं, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक कंप्लीट क्लास 10 फिजिक्स के लिए एक क्विक रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स को देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट्स करेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको मेरे साथ पूरा का पूरा वीडियो देखना है और उसका पूरा क्लियर नोट्स बनाना है। नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, PYQs करिए और आपका पूरा का पूरा फिजिक्स मैं 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा। एक चैप्टर के लिए एक दिन आपके लिए इनफ है, जिससे आपका फिजिक्स में अच्छा खासा मार्क्स तो आ जाएगा 10th में, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको बस मेरे साथ अपना नोट्स बना के चलना है और जो मैं पढ़ाता हूँ उसी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिले, पर वो टॉपिक सेम ही रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को। हम लोग आज पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज? तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, बेसिकली ये क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज तो होता ही है। आपको पता होगा कोई भी मैटर किससे बनता है? एटम से। नाउ अगर आप एटम को देखोगे, एटम मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के पास अपना खुद का कुछ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का कुछ चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको पता है। तो प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। ये आपको पता होगा। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है मैटर के, जिसके वजह से उनके बीच में फोर्सेस लगते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स लगता है, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट के चार्ज का, तो एसआई यूनिट होता है चार्ज का कोलम। कोलम एंड 1 कोलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो कितना है? कोलम। नाउ अब एक यहाँ से बहुत बेसिक प्रॉपर्टी कुछ चार्जेस के है, वो आपको याद रखना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए, चार्ज का बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयरएज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, वेयरएज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ये है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो चार्जेस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। क्या आप इलेक्ट्रॉन को बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली नहीं बना सकते, और सिमिलरली आप प्रोटॉन को भी नहीं बना सकते। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं बना सकते, इसका मतलब आप चार्ज को भी नहीं बना सकते। चार्ज को बस आप क्या कर सकते हो? एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज है। आप इसको अगर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो इससे कुछ चार्ज हो सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चार्ज खुद से बना दिया। तो चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इसका देखो, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो क्या है? द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम जो किसी और सिस्टम के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना क्रिएट कर सकते। थर्ड इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। जैसे एक पेन है, एक पेन का कॉस्ट है मान लो 5 रुपए, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज। सिमिलरली अगर एक, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या कर दोगे? बस इंटू 10 कर दोगे। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू इतना चार्ज।
इसी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट जस्ट विद द नंबर ऑफ चार्जेस लाइक अवेलेबल। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जितना चार्ज है, अगर आपके पास 10 या फिर 15 या फिर 20 जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाएगा। लास्टली जो चौथा प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज एडिटिव। बेसिक सा चीज़ है, अगर आपके पास एक +5 कॉलम का चार्ज है, दूसरा एक आपके पास +5 कॉलम का चार्ज है, एक और आपके पास +2 कॉलम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +5 +2 यानी कि +7 कॉलम, इतना ही है। तो यानी कि चार्ज को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मान लो आपके पास एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो अगर आपके पास एक तो है पॉजिटिव चार्ज +2, दूसरा है +5, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, -3 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि +2 -5 ओवरऑल आपको कितना मिलेगा, ओवरऑल आपको मिलेगा -3, तो आपको -3 कॉलम का चार्ज मिलेगा ओवरऑल। तो ये प्रॉपर्टीज थे। नाउ चार्ज कितने तरीके के हैं ये भी आपको पता है, चार्ज 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अब चार्ज अगर आपको समझ में आ गया है तो चार्ज से आप लोग क्या क्या याद रखना है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट इज कॉलम, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, there are 4 different properties of charges, those are very important: fundamental property, conservative property, quantization and additive। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज दिस रेट मींस, फिजिक्स में जहां पे भी आपको ये टर्म मिले रेट, समझ जाना कि टाइम से डिवाइड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि अगर आपके पास एक वायर है, मान लो ये आपके पास एक वायर है, थ्रू दिस वायर सम चार्ज इज फ्लोइंग, कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और अगर ये चार्ज एक सेकेंड में मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को बोलते हैं करंट। करंट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। सो करंट का फॉर्मूला, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, करंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टी। Q मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई T मतलब टाइम। ओके, सो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर, अब देखिए I इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर आपको, और इसका करंट का एम्पेयर यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो अगर आपको 1 एम्पेयर चाहिए यहाँ पे, तो चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए, तभी 1 से आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 एम्पेयर मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इफ 1 कूलम चार्ज, अगर एक वायर है उससे 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड टाइम में, देन द करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पेयर। सो if a charge of 1 coulomb is passing through a cross section in 1 second, then the current is said to be of 1 ampere. Now करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। इसको भी आपको याद रखना है। एमीटर एक डिवाइस है जो हम लोग करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प draws a current of 0.5 ampere when lights for 2 hours। एक बल्ब है, देखो इसका सॉल्यूशन, ये सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये PYQs है और सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मार्क किया है ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो अलग अलग क्वेश्चंस करने में। द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। एक फिलामेंट है जो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, करंट कंज्यूम कर रहा है 0.5 एम्पेयर, इतना करंट वो ले रहा है, विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। और ये जो बल्ब है वो कितने टाइम के लिए जल रहा है, टाइम के लिए चल रहा है 2 आवर्स के लिए। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। अभी अभी हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। ओके, तो यहाँ से Q, देखो हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस चार्ज Q। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT। देखो I हम लोग को दिया हुआ है 0.5, और पर टाइम जो है वो टाइम दिया हुआ है आवर्स में, तो इस आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। तो 2 आवर्स, एक आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर फिर से इसमें कन्वर्ट करते हो, सेकंड में कन्वर्ट करते हो, यानी कि और 60 करना पड़ेगा। तो टोटल कितना मिल जाएगा, 2 6 6 36, 36 2 72 0 0 सेकेंड।
इतने सेकंड, तो 7200 सेकंड, इतना सेकंड आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 7200 सेकंड। सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 00 लिख लो। ये करंट है तो डायरेक्टली आप एम्पेयर लिख सकते हो, तो इससे ये कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 3600, यानी कि चार्ज आपको क्या मिलेगा, ओह सॉरी हम लोग चार्ज फाइंड कर रहे हैं, सॉरी वेरी सॉरी, आपको यहाँ पे कूलम लिखना है, तो 3600 कूलम, इतना चार्ज आपको मिलेगा। तो मतलब अगर एक करंट, एक वायर है जिसके थ्रू जो 2 घंटे के लिए, सॉरी एक बल्ब है जो 2 घंटे के लिए जल रहा है और उसमें से कितना करंट, वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है 0.5 एम्पेयर, तो उसमें कितना चार्ज चाहिए होगा, टोटल 3600 कूलम चार्ज चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पेयर, करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, ये करंट कंज्यूम कर रहा है 25 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मतलब होता है 25 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। आप लोगों को क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है जब पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाए। अभी सिंपल सा फॉर्मूला फिर से लगाना है, आपको पता है कि I इज इक्वल टू Q/T, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम बोला था ना, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये T इधर जाएगा और I नीचे आ जाएगा, T इज इक्वल टू Q/I। Q का वैल्यू कितना दिया 500 एंड I इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 25। सो 25 से अगर 50 को काटोगे तो 2 और एक और 0 20, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतना टाइम आपको लगेगा पूरा का पूरा चार्ज को खत्म करने के लिए। अब इसको चाहो तो आप आवर्स में भी निकाल सकते हो, पर वी हैव इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। जैसे आपके घर में छत पे टंकी बने हुए होते हैं और अगर आप टैप खोलते हैं तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि पानी बहुत स्पीड से आता है, जबकि अगर आप उस सेम पाइप को एक पानी के बाल्टी में डुबा के रख दो, क्या आपको लगता है पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा? पानी ऊपर से अपने आप नीचे तो आ सकता है पर नीचे से कभी ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहता है। ये आपने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन सब चीज़ों में भी पढ़ा होगा, ओके, जिसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये पोटेंशियल क्या होता है एक बार समझते हैं। तो वैसे आप और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप ऐसे एक कोई एक ऐसा स्लैंटेड चीज़ है, उसके ऊपर एक कार रख दो, आप देखते हो गाड़ी में जैसे हिल है, क्या आप अगर आप ब्रेक बिना लगाए यहाँ पे गाड़ी को छोड़ दो, गाड़ी अपने आप नीचे आ जाता है। उसका भी सेम रीज़न की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे उस गाड़ी के पास ज़्यादा एनर्जी है और वो लोअर एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। ओके, तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लो आपके पास एक चार्ज है, कितना चार्ज है 1 कूलम का चार्ज है, और आपको वो इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाना है। मतलब वो बहुत दूर था, बहुत दूर था, और उसको आपको इन्फिनिटी से एक पॉइंट है A यहाँ तक लाना है। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत दूर से अपने यहाँ तक ला रहे हो तो आपको कुछ वर्क करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अपने बगल वाले रूम से भी कोई चीज़ अपने रूम में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कुछ वर्क करना होगा। तो जो वर्क आप कर रहे हो उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल वर्क ही है, पर एक चीज़ ये है कि वर्क डन एक यूनिट चार्ज के लिए, मतलब एक कूलम चार्ज के लिए। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ना हो के मान लो 10 कूलम चार्ज होता और आपको वर्क करना पड़ा 10 कूलम चार्ज को पॉइंट A तक लाने के लिए 1000 जूल का वर्क करना पड़ा। समझिए बात को। तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 कूलम के लिए 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने के लिए आपको 1000 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो 1 कूलम को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 1000 डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि 100 जूल का आपको 1 कूलम को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने के लिए 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। नाउ इस चीज़ को समझो। तो
फिर से पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल होता है कितना वर्क करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ये फॉर्मूला याद रख लो, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वर्क करना पड़ता है एक कोई चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला W इज इक्वल टू व्हाट, W/Q। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा V एक ट्राइंगल जैसा सिंबल और उसके आगे V लगता है, तो डेल्टा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग एक चार्ज की बात कर रहे हैं। इस चार्ज को ये पहले A पॉइंट पे था, अब हमने इसने A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आ गया। अभी ये चार्ज कहाँ पे आ गया, A से B पे आ गया। तो देखिए A पे जब ये था तब इसके पास कुछ और एनर्जी था। कितना एनर्जी था, मान लो VA, मतलब पोटेंशियल इसका कितना था, VA। अब जब B पे आ गया है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, VB। पोटेंशियल चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अगर चेंज हो गया तो कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, VB माइनस VA। अब बात को समझो कि यह VA क्या है। ये A है। मान लो इनिशियली बहुत पहले ये चार्ज कहीं इन्फिनिटी पे था, ये जो चार्ज था वो कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अब इन्फिनिटी से उसको अगर मैं A पॉइंट पे लाता, मुझे कुछ वर्क करना होता। वो वर्क कितना है, A पॉइंट तक ला रहा हूँ, मान लो WA। तो बोलो VA क्या होगा, VA इज इक्वल टू WA/Q, ठीक है। अब उसी चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से A तक ना लेके जाते, B तक लेके जाता, तब मेरे को वर्क कितना करना पड़ता, मान लो WB। तो फिर से पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा, WB/Q। और हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू व्हाट, VB माइनस VA। तो क्या हम लोग VB के जगह पे WB/Q माइनस VA के जगह पे WA/Q लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 1/Q आ जाएगा कॉमन, यानी कि क्या आ जाएगा, ये WB माइनस WA। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाकी चीज़ उसके बाद पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज रेफर्ड टू बी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक यूनिट चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ले के जाने के लिए जो वर्क करना होगा एक यूनिट चार्ज को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, सेम वोल्ट ही होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं, इसको डेल्टा V से लिख सकते हो। डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA विच इज इक्वल टू WB माइनस WA डिवाइडेड बाई Q। अभी जो यहाँ पे देखा है हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेज़र किससे करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कुछ इस तरीके का कुछ डिवाइसेस होते हैं उसके हेल्प से मेज़र करते हैं। आपके घर पे अगर कोई मैकेनिक वगैरह आता होगा, टीवी का या फिर फ्रिज का या फिर एसी का जो भी है, तो उनके पास आप ये वाला चीज़ देखते होगे। ये मल्टीमीटर है और ये एक वोल्ट मीटर है जो आपके फिजिक्स लैब वगैरह में है, आप जाके देख सकते हो। नाउ वोल्ट मीटर का काम ये होता है, फंक्शन ये होता है कि वो वोल्टेज को मेज़र कर सकता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकता है। समझो इस बात को। एक मान लो वायर है, ये एक वायर है और बीच में ये एक रेजिस्टर है। तो इधर से कुछ इसके इधर कुछ एनर्जी होगा, इसके इधर कुछ और एनर्जी होता है। इस एनर्जी के बीच का मतलब इन दोनों, इसका इधर कुछ पोटेंशियल होता है, इधर कुछ और पोटेंशियल होता है। उसको मेज़र करने के लिए हम लोग उस रेजिस्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करता है। ये हमेशा याद रखना, एक वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। एक वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ना कि सीरीज़ में। क्यों पैरेलल में, क्योंकि हम लोगों को इस एंड और इस एंड के बीच में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होता है, वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है। इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो। मान लो ये एक वायर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है। तो जब इसमें से चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, ये यहाँ पे रेजिस्टर की वजह से चार्ज ठीक से फ्लो नहीं हो पाते। अब चार्ज तुम बहुत स्पीड से दौड़ रहे हो, अगर सीधा रोड है तब तो भाग जाओगे आराम से, पर अगर टेढ़ा मेढ़ा रोड है, ऊपर खावर रोड है, तो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये चार्ज बहुत स्पीड से आ रहा था,
इसको यहाँ पे आके मिला कुछ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये इसका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गया। तो देखो जब इसने इधर ये रोड ऊबड़ खाबड़ रोड में भागना शुरू किया था, इसके पास कुछ और एनर्जी था, और जब ये भाग के ख़त्म हुआ तब इसके पास कुछ और एनर्जी था। और एनर्जी का डिफरेंस मतलब एनर्जी अगर ख़त्म हो गया तो एनर्जी कैसे ख़त्म हो गया, उसने कुछ वर्क किया होगा, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है ये जो वर्क है वही तो है पोटेंशियल। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल किसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ये वोल्ट मीटर। ओके, आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट को देखोगे ये बेसिकली एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। अब मान लो ये एक सर्किट में छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें देखो एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक एमीटर है, और यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ है। तो इस सर्किट देखो ये पूरा तरीके से क्लोज है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से कैसे करके करंट वापस से सेम जगह पे आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए ताकि करंट जहाँ से फ्लो करना शुरू करे वहीं पे वापस आ पाए। अगर बीच में यहाँ पे मान लो एक गैप है, अब देखो क्या ये सर्किट काम करेगा, नहीं करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, जिसके अंदर एक स्विच, मतलब अगर मान लो आपने एक स्विच लगाया और स्विच को आपने ऑफ कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट का कुछ बेसिक कॉमन फिगर्स है, डायग्राम से ये आपको याद रखना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखता है, इलेक्ट्रिक ओपन की एक इलेक्ट्रिक जॉइंट कैसे दिखता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या सिंबल है, ये बहुत सारे अलग अलग बैटरीज, अगर 2 या 3 बैटरीज अगर एक साथ लगते हैं तो क्या सिंबल है, स्विच, ये स्विच क्लोज्ड है, ये स्विच ओपन है, ये 2 तार एक दूसरे से बिना टच किए अगर जाता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऊपर से एक ऊपर से चला जाता है तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये एमीटर का डायग्राम है, और ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है। ये सारे डायग्राम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब आ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझिए। ओम्स लॉ बहुत सिंपल चीज़ है। आपने अभी तक इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें पढ़ा। एक तो पढ़ा चार्ज क्या होता है, एक पढ़ा वोल्टेज क्या होता है, एक पढ़ा करंट क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, पर आप लोगों को एक अभी न्यू चीज़ मिलेगा, रेजिस्टेंस, उसको बारे में पढ़ेंगे। अब ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, एक सर्किट में मेनली 2 ही चीज़ होता है। अगर आप बैटरी एक सर्किट में लगाते हो, बैटरी लगाते हो एक सर्किट में, ये एक सर्किट है जिसके अंदर आप क्या लगा रहे हो, एक बैटरी लगा रहे हो। तो बैटरी सर्किट में एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, बैटरी सर्किट को प्रोवाइड करता है पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, एक तरीके से बोल सकते हो। तो इसके पास कुछ वोल्टेज होता है। अब ये बैटरी का वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उस सर्किट में उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और वही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे सर्किट में तो करंट भी अपने आप बढ़ेगा। मतलब क्या है समझो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप लोग कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखते हो, और स्ट्रेन को भी, मतलब सारी चीज़ को कांस्टेंट रख के, ठीक है। अगर एक कंडक्टर है उसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाते हो, देन the current will also increase. So at a constant temperature, pressure and strain, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. यानी कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर इन सब को चेंज ना करते हो और इसको पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हो, तो पोटेंशियल को बढ़ाने से उस चीज़ का करंट भी बढ़ेगा। ओके, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आप जानते हो फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट लिखना होता है। और यहाँ पे इस केस में हम लोग कौन सा कांस्टेंट लगा रहे हैं, R को कांस्टेंट लगा रहे हैं। और ये R क्या है, ये R है रेजिस्टेंस, दिस R इज resistance. So according to Ohm's law, V is directly proportional to I, and we can write V is equal to IR। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है आपको, V is equal to IR। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखना है, VI ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। तो एक चीज़ देखो, जब भी कभी 2 चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उनका ग्राफ कैसे बनता है। तो एक तरफ अगर मैं वोल्टेज ड्रॉ करूँ, इस तरफ मान लो आप वोल्टेज है और इस तरफ मान लो करंट है। ओके, 2 चीज़ जब भी प्रोपोर्शनल होता है उनका ग्राफ हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में होता है।
इसको आपको याद रखना। ओके, दो चीज़ जब भी प्रोपोर्शनल होता है उनका ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है। ओके, सो इसका भी ग्राफ देखो, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करस्पॉन्डिंग करंट इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ओमिक कंडक्टर। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो V और I के ग्राफ के मिडिल से जाएगा। मतलब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। ओके, नाउ अगर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, लाइक रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेट ओम्स लॉ। तो स्टेटमेंट तो आप खुद से देख लेना एक बार, स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट वहाँ से देख लेना कि क्या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, वो स्टेटमेंट है एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज इन ए करंट देन वोल्टेज इन ए सर्किट करंट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। ये तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। एक लेवल डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये एक लेवल डायग्राम है। एक डायग्राम में क्या क्या होता है एक सर्किट में, सबसे पहले होता है एक रेजिस्टर, इसमें होगा एक एमीटर जो करंट को मेजर करेगा, इसके ऊपर लगा सकते हो आप यहाँ पे एक बैटरी, और यहाँ पे एक स्विच भी लगा दो आप। ये एक स्विच है जो क्लोज्ड है अभी के लिए फ़िलहाल। तो यहाँ पे यह हो गया आपका रेजिस्टेंस, यह आ गया आपका एमीटर, यह हो गया आपका बैटरी जो कि एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ये है आपका स्विच। और यहाँ पे आप चाहो तो एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो जो कि किस चीज़ को मेज़र करेगा, वोल्टेज को मेज़र करेगा। और ये एक पूरा सर्किट है जो ओम्स लॉ को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए है, V कैलकुलेट करने के लिए है, कुछ A कैलकुलेट करने के लिए मतलब करंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ है, और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ये चीज़ है, एक रेजिस्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कितना R हो। नाउ if you draw a graph between potential difference in the current flowing through the metallic conductor, what kind of curve will you get? अभी अभी देखा हम लोगों ने, अगर हम लोग V और I के बीच में कार बनाते तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन हाउ would you use the graph to determine the resistance of a conductor। तो इस ग्राफ का देखिए, ये V और I का ग्राफ है। इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो, स्लोप मतलब क्या, यह है स्लोप। देखो इस ग्राफ का स्लोप मतलब ये है इस ग्राफ का स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, क्या पता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, V बाई I। मतलब आप ऐसे बोल देना कि V बाई R अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर कोई पूछ लिया तो आप बोल देना बेसिकली, इसका अगर हम लोग VI ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, वी गेट द रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था। ये 2024 का क्वेश्चन है जिसको मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने बस ये दे दिया। अब देखो इसमें पोटेंशियल और I का वैल्यू गिवन है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो सिंपल सा चीज़ है, फिर से आप एक बार इस तरफ ग्राफ का तो ये बना लो, एक्सिस बना लो, इस तरफ V ले लो, इस तरफ I ले लो, और देखो ये मान लो 1.5, फिर 3, फिर कितना 4.5, फिर 6, फिर 7.5, फिर 9, ऐसे करके इस तरफ ये V है, और इस तरफ मान लो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे करके आप ड्रॉ करते रहो। अभी बस क्या करना है, देखो 1.5 जब पोटेंशियल 1.5 है तब करंट कितना है, 0.5। पोटेंशियल 1.5, करंट कितना है, 1.5 यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल 3, करंट 1, पोटेंशियल 3, करंट 1 यहाँ पे कहीं पे। ओके, ये पोटेंशियल इधर से 3, करंट इधर से 1। फिर पोटेंशियल 6.2, करंट 2, करंट 2, और पोटेंशियल कितना 6.2, मतलब 6 के थोड़ा सा ऊपर ही होगा, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल करंट 3, पोटेंशियल 9.3, करंट 3 मतलब ये वाला, और पोटेंशियल कितना आएगा 9.3, मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है अच्छे से, तब आपको और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने अभी तो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको बस क्या करना है, इन लाइन्स को ज्वाइन कर देना। तो देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, दिस इज द VI कर्व। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये रेजिस्टर एक बेसिकली ऐसा चीज़ है जो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। इसका एस यूनिट क्या होता है, ओम।
रेजिस्टर का काम होता है रेजिस्ट करना, करंट को रोकना, चार्ज को फ्लो होने से रोकना। रेजिस्टर कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने बहुत बार देखा होगा, सिंबल इस तरीके का होता है, और ऐसे ये अलग अलग कुछ रेजिस्टर्स का फिगर पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ रेजिस्टेंस को हम लोग 1 ओम का बोलते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, हम लोगों को अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R क्या आएगा, R इज इक्वल टू V बाई R। तो अगर आपके पास एक कोई चीज़ है जिसका वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट एंड करंट कितना है 1 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम का। देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल 1 वोल्ट का, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पेयर, उसके कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस कितने का होगा 1 ओम का। तो ये 1 ओम का डेफिनेशन ये आ सकता है, आपको यहाँ से भी एक बार देख लेना है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ रेजिस्टेंस मेनली 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लेंथ के ऊपर। जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली तो ज़्यादा लंबा होगा जिसका लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये भी लिख सकते हो। तो 2 वायर है, ये इतना मोटा है, इसका एरिया है A, दूसरा वायर है जो कि थोड़ा सा पतला है, इसका एरिया है A/2 मान लो। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका एरिया ज़्यादा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम, इसका एरिया कम यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम एरिया ज़्यादा, ओके। The resistance is inversely proportional to the cross sectional area. Next, nature of the material, एक और चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल से बना है। अगर ये गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, प्लेटिनम से बना है, कॉपर से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे डिफरेंट मटेरियल हैज़ डिफरेंट रेजिस्टिविटी, तो मटेरियल के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, वो है रेजिस्टिविटी। अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी को किससे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को लिखते हैं रॉ से, रॉ, ये कुछ ऐसा P जैसा होता है, रॉ, इससे लिखते हैं रेजिस्टिविटी को। ना एक और चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप टेम्परेचर को स्किप करके भी चल सकते हो, पर ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम लोगों को क्या क्या मिला, देखो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और R जो है वो मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू L/A, सॉरी प्रोपोर्शनल टू L/A, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो यहाँ से मिलेगा R इज इक्वल टू रॉ L/A। ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रॉ L/A। यहाँ पे ये रॉ क्या है, रॉ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये मटेरियल के लिए अलग होता है। सेम लेंथ का दो मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि अब ये पेन देखिए और ये पेन देखिए, हो सकता है इनका लेंथ सेम हो पर इनका रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है एक प्लास्टिक से बना है, दूसरा किसी मेटल से बना है, तो 2 अलग अलग मटेरियल से बना है, तो इनका रेजिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, नाउ रेजिस्टिविटी को अगर देखते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है देखते हैं। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। सिंपल सा चीज़ आपको मैं बताता हूँ, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी भी दिखा, रॉ L/A, ये रॉ है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A ऊपर जाएगा और ये L इस तरफ आएगा तो नीचे आएगा। रॉ इज इक्वल टू RA/L, RA/L, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब अगर एक वायर है, इसके एक छोटा सा टुकड़े में कितना रेजिस्टेंस होगा, कितने एरिया में, 1, मतलब एक 1 यूनिट का एरिया होना चाहिए और 1 यूनिट का लेंथ होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। या फिर आप ऐसे याद रख लो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू जस्ट RA/L। ओके, तो रेजिस्टिविटी कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है, मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एक और चीज़ टेम्परेचर के ऊपर।
ओके, यूनिट अगर पूछ लिया तो यूनिट बहुत सिंपल है, रॉ इज इक्वल टू, देखो रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। ए मतलब होता है एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। लेंथ मतलब मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओके, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है यहाँ पे हम लोगों को, रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल। ये थोड़ा सा अच्छा खासा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे देखो 3 अलग अलग रेजिस्टर है, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड रेजिस्टर 3, और ये तीनों ही रेजिस्टर किस टाइप से अरेंज्ड है, सीरीज में। सीरीज में मतलब एक के बाद एक सीरियल में लगा हुआ है। तो ऐसे टाइप के सर्किट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तीनों में से सेम करंट ही फ्लो होगा, आई करंट ही फ्लो होगा, सेम करंट, जबकि तीनों में वोल्टेज अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इस बैटरी से कुछ वोल्टेज निकल रहा है, ये वोल्टेज इधर से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही गया कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस ने खा लिया तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, थोड़ा सा खत्म हो गया। अब ये फिर से आगे जाएगा तो कुछ रेजिस्टेंस फिर से, रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस फिर से कुछ एनर्जी खा जाएगा, मतलब फिर से वोल्टेज कुछ कम हो गया, फिर गया, और ओवरऑल यहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज इन तीनों में तो अलग होगा पर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो देखो टोटल पोटेंशियल, अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूँ, इसमें और इसमें तीनों में मिला के कितना एनर्जी इन्होंने कंज्यूम किया तो वो कितना होगा, यहाँ से निकला वी वोल्टेज, तो ये तीनों मिलके खाएंगे भी कितना, कंज्यूम भी कितना करेंगे, वी ही करेंगे। तो टोटल वोल्टेज जो यूज़ हुआ वो है वी, और इसने यूज़ किया V1, इसने यूज़ किया V2, इसने यूज़ किया V3। ओके, रेजिस्टेंस 3 ने यूज़ किया V3। तो हम लोग को V1 देखो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तीनों में I देखो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि I जो है वो सेम ही है, एक सीरीज़ में I सेम ही होता है। क्या डिफरेंट होता है? V डिफरेंट होता है। तो R देखो अलग अलग है, तो इन तीनों में से मैं I को कॉमन ले सकता हूँ, I को कॉमन ले सकता हूँ। देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। इन तीनों से मैं अगर I कॉमन ले लो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो वोल्टेज है, दिस V इज द वोल्टेज ऑफ द ओवरऑल पूरा सेल का, तो इस V को की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू पूरा सेल का रेजिस्टेंस। तो I और I कट जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। पूरा सेल का रेजिस्टेंस क्या आएगा, पूरा सेल का रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। बस तीनों को ऐड कर देना है तो सेल का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। पर उसी में पैरेलल में देखते हैं क्या होता है। पैरेलल में देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टर लगा हुआ है, R1, R2 और R3, 3 अलग अलग रेजिस्टर लगा हुआ है, और तीनों रेजिस्टर आपस में सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो यहाँ से I1 करंट आया, आने के बाद करंट 3 अलग अलग रास्तों में बढ़ गया। तो करंट हर एक पाथ में क्या होगा, अलग अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट इन ईच एंड एवरी पाथ। हर एक पाथ में करंट अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। जबकि पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल यहाँ पे जो है, इसमें भी वही पोटेंशियल है, इसमें भी वही पोटेंशियल है, इसमें भी वही पोटेंशियल है, पर करंट अलग अलग होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, करंट अलग होता है। इसमें पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट पैरेलल में, जबकि इसमें क्या होगा, करंट सेम, सीरीज़ में करंट सेम बट पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट होगा पर करंट सेम होगा। ओके, सो इसमें अगर पोटेंशियल सेम है यानी कि करंट डिफरेंट है, तो मान लो पहला ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, इसमें गया करंट I1, इसमें गया करंट I1, इसमें गया करंट I2 और इसमें गया करंट I3, तीनों में अलग अलग करंट गया। तो टोटल करंट जो है वो कितना था, सर्किट से यहाँ से कितना निकला था, I। ये I आगे जाके I1, I2 और I3 में बढ़ गया। क्या हम लोग लिख सकते हैं I जो टोटल करंट यहाँ से निकला था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3? ऑब्वियसली यस, लिख सकते हैं। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो I के जगह में क्या लिख सकते हैं, वी नो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू वट, V बाई R। तो I के जगह में क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R। ये पूरा सर्किट के लिए I था, तो पूरे सर्किट के लिए I इज इक्वल टू पूरा सर्किट का V डिवाइडेड बाई टोटल पूरा सर्किट का R। ओके, लेकिन
इस पर्टिकुलर ब्रांच में, इस ब्रांच में, ये जो फर्स्ट ब्रांच है, अगर आप यहाँ पे देखो ये ब्रांच, इस ब्रांच में द I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, V बाई R1। इस मिडिल वाले ब्रांच में I विल बी इक्वल टू V बाई R2, और इस थर्ड ब्रांच में I3 विल बी इक्वल टू V बाई R3। इन सबसे देखो V काट सकते हैं, यानी कि I R टोटल, इस पूरे टोटल सीरीज का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 बाई RP मतलब पैरेलल की बात कर रहे हैं, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरा का पूरा सर्किट का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। यहाँ से मेनली क्वेश्चंस आएंगे, ये तो ठीक है, पर मेनली क्वेश्चंस हम लोग को देखना है। शो हाउ, ये 2024 का क्वेश्चन है फिर से। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistor each of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. आपको 3 रजिस्टर है, आपके पास 3 रजिस्टर है, 6 ओम का, एक और 6 ओम का, एक और 6 ओम का, तीनों को मिला के आपको कितना बनाना है, 9 ओम बनाना है। ट्राई करते एक चीज़, सबसे पहले इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आर आर आर, 6 6 6। देखो सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तीनों को डायरेक्टली ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। मतलब ऐसा तो नहीं होगा, 18 ओम मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक काम करते हैं, तीनों को पैरेलल लगा के देखते हैं। ये एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर, तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, और ये भी 6 ओम का है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 बाई ये आ जाएगा 2, 1 बाई R यानी कि 2, यानी कि R इज इक्वल टू 2 ओम। ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ओम आ रहा है, सबको पैरेलल में लगाने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक और चीज़ ट्राई करते हैं, एक को सीरीज में रखते हैं, बाकी 2 को पैरेलल में लगा देते हैं। अब देखते हैं, एक को सीरीज में, मतलब इसको सीरीज में रखा और बाकी 2 को पैरेलल में लगा दिया। ये है 6, ये भी 6, ये भी 6। पहले इन दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों का ओवरऑल। देखो ये तो 6 का 6 ही रहेगा। अब इन दोनों का अगर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, R इज इक्वल टू 1 बाई, मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू, पैरेलल में है तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। एलसीएम आ जाएगा 6, तो 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा 2, इससे ये काटोगे तो 3, यानी कि 1 बाई R इज इक्वल टू 3। देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो ये दोनों मिलके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, 3 ओम का बनाएंगे। अब देखिए, अब ये 6 ओम का रेजिस्टर और ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 6 प्लस 3 यू विल गेट 9 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितने का मिल रहा है, 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आपको टोटल, यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस, 1 2 और 3। ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 50 ओम का रेजिस्टर है, और ये 30 ओम का रेजिस्टर है। ये 10 ओम, सबसे पहले मेरे को ये चीज़ बताओ, ये 10 ओम और 50 ओम ये किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये सीरीज में है कि पैरेलल में? ये है सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो 10 प्लस 50 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला ब्रांच है, ये दोनों 10 और 50 मिलके एक रेजिस्टेंस को फॉर्म करेंगे जो कितने का है, 60 का है। और नीचे एक और रेजिस्टर है जो कि ये कितने का है, 30 का है। अब ये देखो, अब ये 60 और 30 फिर से आपस में कैसे, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30। इन दोनों का एलसीएम आएगा 60 आएगा, तो ये 1 प्लस ये आ जाएगा 2, यानी कि 3 बाई 60 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20, यानी कि 1 बाई R इज इक्वल टू आया 1 बाई 20। देयरफॉर R इज इक्वल टू 20 ओम, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितने का आएगा, इस पूरे सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। एक और चीज़ निकालना है यहाँ पे, करंट थ्रू द एमीटर। यहाँ पे देखो एक एमीटर भी लगा हुआ है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो जानते हो करंट कैसे निकालोगे, यू नो V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू V बाई R। इस सर्किट में V कितना है, 6 वोल्ट, 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आया, 20, 6 बाई 20। इसको जस्ट कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द टोटल करंट इन द सर्किट। ये कैलकुलेट कर लेना, 6 बाई 20 कितना होता है, यू विल गेट द टोटल करंट इन द सर्किट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में देखो आपका बहुत सारे रेजिस्टेंस है,
हमेशा याद रखना, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन दिखे हमेशा ब्रांच से शुरू करना। ब्रांच में जहाँ पे भी ऐसा दो एक साथ दिख जाए, इन दोनों को सबसे पहले करो। देखो 4 और 6 ये दोनों कैसे है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो सबसे पहले तो देखो ये R3 एंड R4 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है क्या करोगे, 4 टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा इन दोनों का वो क्या आ जाएगा, ये 4 + 6 यानी कि 10 ओम आ जाएगा। ये दोनों मिलके तो 10 ओम बन गया। अब सर्किट को फिर से ड्रॉ करो। अब इस सर्किट में कितना बचा, ये 5 ओम हो गया, ये यहाँ पे 10 ओम का एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक और 10 ओम का रजिस्टर है, और ये दोनों मिलके अभी एक रजिस्टर बन चुका है जो कि है 10 ओम का, और ये कनेक्टेड है विद बैटरी। यहाँ पे कुछ कीवी है, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है। ओके, नाउ ये 20 वोल्ट का है। नाउ अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्या है, ये था R3 और R4 का, और ये है R2। ये दोनों आपस में फिर से कैसे है, पैरेलल है। तो नाउ इसके इन दोनों का रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/R = 1/10 + 1/10। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 1 + 1 2, इससे ये काटोगे तो 5, यानी कि देयरफॉर 1/R = 1/5, देयरफॉर R = क्या आ रहा है, R = 5 ओम। मतलब ये बन गया अब 5 ओम। तो फिर से सर्किट ड्रॉ करो, एक है 5 ओम का रजिस्टर, ये दोनों मिलके अभी कितना बन चुका है, ये दोनों मिलके बन गया है 5। तो यहाँ पे एक और ड्रॉ करो जो भी है 5, और ये क्या है 10 ओम, ये कनेक्टेड है विद द बैटरी, ठीक है। अब देखो फिर से ये 5 और ये 10 आपस में कैसे, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 10 यानी कि 20 ओम। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 ओम। अब देखो एक और चीज़ पूछ रहा है, करंट कितना होगा। तो करंट के लिए फिर से सेम, V = IR, देयरफॉर I = V/R। V कितना है सर्किट में, V है 20, R कितना है 20/20 यानी कि 1 एम्पेयर, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट आएगा, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। ओके, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा सुनो, नोट्स बनाते चलना। और इस चैप्टर में देखो हम लोग बीच में कोई एक्स्ट्रा बातचीत इसलिए नहीं कर रहे ताकि हमारा मन इसमें लगा रहे और जल्द से जल्द हम लोग इसको रिवीजन कर सके। अगर मैं बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें बोलूँगा उससे क्या होगा कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और एक और चीज़ है कि आपका ये जो फ्लो है वो टूट जाएगा, साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। आई वांट यू पीपल टू कंप्लीट इट, फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आप मस्ती करो चाहे जो करो। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड है तो आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ में दूसरे भी काम होते हैं आपको, मुझे पता है। तो वो तो काम आप लोग करेंगे, वैसे भी करेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी करेंगे। तो इसको ट्राई करो जल्द से जल्द खत्म करने की, इसलिए हम लोग बीच में बात नहीं कर रहे। पढ़ो एक फ्लो में, एक चैप्टर खत्म कर दो, उसके बाद जो मर्जी करो। ऐसा मत करो कि एक चैप्टर को 2-3 दिन में ख़त्म करो, एक चैप्टर को एक दिन में ख़त्म करो, बात खत्म करो। क्यों रखना है उसको, टेंशन ही मत पालो। ओके ठीक है, इस चैप्टर का देखो लास्ट पार्ट है। मैं आई नो कि बहुत ज़रूरत ज़्यादा टाइम हो गया, पर क्या करें, चैप्टर है ऐसा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों को हीट निकालना है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद वो गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है और गर्म होने से कितना गर्म होता है वो हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले तो ये समझो वो गर्म क्यों होता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि देखो आप जब भी किसी चीज़ को अगर आप घिसते भी हो, फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ गर्म हो जाता है। ये गर्म हो गया, देखो थोड़ा सा गर्म लगा मेरे को, तो गर्म हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब एक वायर से कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज क्या कर रहे होंगे, अगर बहुत ज़ोर से फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, चार्ज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जिसकी वजह से इसके अंदर डेवलप होता है हीट प्रोड्यूस होता है। ओके नाउ ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या है, हीट क्या है, एनर्जी ही तो है ना, एनर्जी ही है। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि एनर्जी का लॉस होता है। जब भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस होता है मतलब वो एफिशिएंट नहीं है, उससे कुछ हीट मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, कुछ एनर्जी खर्च हो रहा है फालतू में। देखो electric current passes through any electric component with non-zero resistance, it produce heat and heat up the corresponding component। क्या करता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस है, और उससे अगर करंट फ्लो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ ये जो हीट प्रोड्यूस होता है
इसका फॉर्मूला है Q इंटू वी, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल। आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था हीट जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम लोग कुछ वर्क करते हैं। और वर्क क्या होता है, वर्क थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वोल्टेज पढ़ा था, वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। जैसे बोलो वर्क क्या होगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। और वर्क जो किया, अगर मैंने कुछ काम किया तो मेरे बॉडी से, देखना तुम अगर दौड़ते हो तो तुमने कुछ काम किया, तुम्हारे बॉडी से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो सिमिलरली अगर तुमने कुछ काम किया यानी कि हीट रिलीज होगा, तो ये वर्क ही बेसिकली हीट है। हीट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। नाउ हम लोग को पता है आई इज इक्वल टू वट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये जानते हो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब देखो हीट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वट, क्यू वी। एच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो इस क्यू की जगह में क्या हम लोग आई टी नहीं लिख सकते, क्यू इज इक्वल टू आई टी इंटू वी। ओवरऑल हम लोग को हीट का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, वी आई टी, विच इज इक्वल टू वी आई टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, अब H इज इक्वल टू वी आई टी, एक और हम लोग को फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू वट, आई आर। तो यहाँ से I क्या आएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये जो I है यहाँ पे, ये I, इस I की जगह पे हम लोग V बाई आर भी पुट कर सकते हैं। देखो H इज इक्वल टू V, ये H इज इक्वल टू क्या था, H इज इक्वल टू वी आई टी था, वी आई टी। और इस I की जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, V बाई आर। तो V इंटू वी, ये बन गया V स्क्वायर T बाई आर। ये हीट का दूसरा फॉर्मूला। एक हीट का फॉर्मूला है वी आई टी, दूसरा हीट का फॉर्मूला है वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, हीट का दूसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखो, वी नो वी इज इक्वल टू आई आर, ये भी जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो वी स्क्वायर है इसके जगह पे क्या पुट कर देते हैं, आई आर पुट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर की जगह पे अगर आई आर पुट कर देते हैं, अच्छा ठीक है, इसके जगह पे नहीं, वी विल पुट इट इन प्लेस ऑफ ये वी आई टी। ये जो वी आई टी है, वी आई टी है, इस वी की जगह पे अगर हम लोग आई टी पुट कर देते हैं, वी की जगह पे अगर हम लोग आई टी पुट कर देते हैं, सॉरी आई आर पुट कर देते हैं, आई टी बोल रहा था गलती से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। तो आई आर पुट कर देते हैं, तो आई इंटू आर, ये बन जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर टी। हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इम्प्लाइज द हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टेंस। तो जूल्स लॉ से क्या पता चलता है हम लोगों को कि एक रेजिस्टेंस है, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो कितना हीट डेवलप होगा, वो कहाँ से पता चलता है, जूल्स लॉ से पता चलता है। तो जूल्स लॉ है क्या, देखो जूल्स लॉ ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, बेसिकली देखो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। देखो हीट जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट के इक्वल प्रोपोर्शनल है। दूसरा, डायरेक्टली जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी। और तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द गिवन करंट। और ये हीट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए वो अप्लायंस तुमने चलाया हुआ या फिर उससे करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए चलाओगे वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा चीज़ जो कि है हीट। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेट जूल्स लॉ, अभी जो हम लोगों ने किया जूल्स लॉ वो करना है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब अभी जो हम लोगों ने डिराइवेशन किया ये वाला, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपको डिराइव करना है। ओके, यहाँ से डिराइवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, आप डिराइवेशन ऊपर से देख सकते हो। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये करते हैं। ए 50 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। एक रजिस्टर है कितने ओम का, 50 ओम, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। बैटरी कितने का है, 6 वोल्ट का बैटरी है। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेटेड एज हीट इन 10 सेकेंड। और टाइम कितना का दिया, 10 सेकेंड का। तो बोला कि इसमें हीट कितना जनरेट होगा। अभी हीट कितना जनरेट होगा उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा है। एच का एक फॉर्मूला पढ़ा था वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हीट का वी स्क्वायर आर इंटू टी, और हीट का एक और फॉर्मूला पढ़ा आई स्क्वायर आर टी। कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, क्या क्या है हमारे पास आर है, वी है, टी है। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हीट का, देखो वी आर टी ये है, सब कुछ है। तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे 6 स्क्वायर, टी की जगह पे 10, आर की जगह पे आर के कितना है 50। तो ये कट जाएगा, यानी कि 6 स्क्वायर इज 36/5, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 ऐसा कुछ आएगा जूल। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। ओके, तो आपको ये वाला चीज़ भी एक बार देख लेना है कि कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, देखो पावर मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये आप जानते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। ये जो जनरली पावर का फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला है। इफ W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम t सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय W बाई टी। मतलब
अगर हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके, तो एक टी टाइम में कितना वर्क करेंगे उसी को बोलते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, उसका यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पावर इज इक्वल टू वी आई। ओके, पावर का एक और फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। ये दो फॉर्मूला है, वी आई या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है पावर के। नाउ देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जो कितना करंट को कंज्यूम कर रहा है, 3.4 एम्पेयर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट करंट विल इट ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर इसको मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट ना करके, ये मान लो V1 है, इसको मैं V2 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूँ तो ये कितना करंट को कंज्यूम करेगा। ओके, नाउ हमें क्या फॉर्मूला पता है, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर का एक चीज़ समझो, हो सकता है इसका करंट वोल्टेज हम लोग अलग अलग दे रहे हैं, पर इसका पावर तो वो सेम ही कंज्यूम करेगा ना। वो हीटर चलने के लिए उसको तो सेम ही पावर चाहिए। तो ये पावर का यहाँ पे जानते हो फॉर्मूला इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर, अगर मैं करंट I1 दे रहा हूँ और वो पोटेंशियल V1 दे रहा हूँ तो पावर क्या होगा, P होगा। अगर मैं करंट I2 दो और पोटेंशियल V2 दो तब भी पावर क्या होगा, P ही होगा। पावर तो सेम ही रहेगा हीटर का। ठीक है, वो जितना पावर चाहिए वो उतना लेगा ही, चाहे तुम जितना भी वोल्टेज दो। अगर तुम वोल्टेज कम दे रहे हो तो वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, अगर वो तुम करंट कम दे रहे हो तो वो वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या इस P को और इस P को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो यानी कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 हो जाएगा। पावर सेम ही है दोनों केस में, तो अगर पावर सेम है तो V1 I1 जो कि ये इस साइड का पावर है और V2 I2 जो इस साइड का पावर है वो दोनों भी सेम होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, बस I2 निकालना है। I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 I1 बाई V2। V1 कितना है, V1 है 220, I1 कितना है 3.4, V2 कितना है 110। तो इससे ये कैंसिल कर दोगे, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3.4 इज 6.48 एम्पेयर। तो यानी कि ये 6.8 एम्पेयर करंट को कंज्यूम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ए 2000 watt heater has a resistance of 25 ohm, whereas a 100 watt bulb has a resistance of 500 ohm. When 220 volt is applied to this, which one of these two can carry large current? पहला A नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक हीटर है जिसका पावर कितना है, पावर है 2000 वाट और उसका रेजिस्टेंस है 25 ओम। और एक और बल्ब है जिसका पावर है 100 वाट और उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। पर दोनों में वोल्टेज हम लोग सेम ही दे रहे हैं, कितना, 220 वोल्ट। इसमें भी वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट। आपको पता है I इज इक्वल टू वट, V बाई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वट, V बाई आर। V कितना है यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई 25, R कितना है 25, यानी कि ये 8। आप कैलकुलेटर से देख लेते हैं, मैंने शायद ये 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 220 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 8.8 एम्पेयर ये आ रहा है। ओके, एक और चीज़ ये, अब I इज इक्वल टू वट, यहाँ पे भी I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। V कितना है सेम 220, R कितना है यहाँ पे 500, यानी कि 220 डिवाइडेड बाई 500 दिस इज 0.44 एम्पेयर। तो दोनों केस में ऑब्वियस सी बात है किस में ज़्यादा करंट कंज्यूम हो रहा है, इसमें ज़्यादा करंट कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दोगे बस कौन सा ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, जो हीटर है वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा। इट मे बी यूज्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग 1 एम्पेयर रेटिंग विच में बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिक। यहाँ से इन दोनों में से किसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें 1 एम्पेयर का रेटिंग हो। ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको 8.8 एम्पेयर का करंट चाहिए, तो क्या ये 1 एम्पेयर के करंट में चल पाएगा, नहीं ना। तो 1 एम्पेयर के करंट में कौन चल पाएगा, ये लाइट चल पाएगा, क्योंकि लाइट को 1 एम्पेयर का करंट भी नहीं चाहिए, इससे कम एनर्जी चाहिए, इससे कम करंट चाहिए, तो ये 1 एम्पेयर रेटिंग में भी चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच वन विल बी फिटेड व्हेन 15 एम्पेयर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विथ 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो देखो 15 एम्पेयर इलेक्ट्रिक बोर्ड में 15 एम्पेयर का इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। तुम्हारे घर में जो फ्रिज का प्लग वगैरह देखते होगे वो 15 एम्पेयर का होता है, ऐसी का प्लग वगैरह होता है वो 15 एम्पेयर का होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लग होता है, उसमें करंट 15 एम्पेयर का होता है। तो उसमें तुम इसको तो फिट कर सकते हो,
क्योंकि ये देखो ये 15 से कम है, 8.8 जो है वो 15 से कम है, मतलब इसको तुम 15 एम्पेयर के प्लग में लगा सकते हो, पर इसको तुम 5 एम्पेयर के प्लग में नहीं लगा सकते, ठीक है, जबकि इसको तुम दोनों में लगा सकते हो। तो ये जो है इसको तुम 15 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर के प्लग में तो नहीं लगा सकते, पर 15 एम्पेयर के प्लग में लगा सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर को। सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, वेरी सॉरी, मतलब 5 एम्पेयर के प्लग में नहीं लगा सकते हो, 15 एम्पेयर के प्लग में लगा सकते हो। आई डोंट नो इफ मैंने उल्टा बोल दिया होगा, अगर उल्टा बोल दिया होगा तो फिर से समझ लो। इलेक्ट्रिक हीटर इसको कितना करंट चाहिए, 8.8 एम्पेयर करंट चाहिए, और इधर ये जो अगर एक 5 एम्पेयर का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें हम लोग फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है 5 एम्पेयर का, हमें चाहिए क्या 8.8 एम्पेयर, तो इसको हम लोग 5 एम्पेयर वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड में नहीं लगा सकते, जबकि 15 एम्पेयर वाले बोर्ड में लगा सकते, क्योंकि वो 15 एम्पेयर वाला बोर्ड 15 एम्पेयर तक का करंट दे सकता है, और इसको बस 8.8 एम्पेयर ही चाहिए, तो 15 एम्पेयर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसको हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 watt is connected to a 220 volt main. Find the current drawn from the main. तो करंट निकालना है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर गिवन है, पावर है 1100 वाट एंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। तुम जानते हो पावर इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू आई, तो यहाँ से करंट निकालना है, I इज इक्वल टू व्हाट, P बाई वी। P कितना है 1000 एंड V कितना है, सॉरी 1100 ना, 1100, ये है 220। 11 से काटो 1 फिर 0 0, इसको काटो तो 2 और 0 20, ये और ये काटोगे तो 5, यानी कि 5 एम्पेयर। करंट कितने का मिलेगा 5 एम्पेयर। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 आवर्स फॉर 6 डेज। अब मोटर को अगर तुम 5 घंटे चलाते हो रोज़, ठीक है, फॉर 6 डेज, तो टोटल कितना आवर्स चलाओगे, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 5 आवर्स इंटू 6 डेज, यानी कि 30 आवर्स, टोटल 30 आवर्स के लिए चलाओगे। अब ये मोटर 1 आवर में तो कितना पावर को कंज्यूम करता है 1100 वाट, यानी कि 1.1 किलो वाट, इतना पावर को कंज्यूम करता है। तो टोटल पावर ये कितना कंज्यूम करेगा, टोटल पावर इज इक्वल टू 1.1 इंटू 30, यानी कि 33, हाँ 33 आएगा ना, मल्टीप्लाई करो देखो 33 आएगा, 33 किलो वाट आवर पावर को ये कंज्यूम करेगा। अब देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट इज़ 5 रुपीज़। तो देखो एक यूनिट, पहले इस चीज़ को समझो, 1 यूनिट जो तुम्हारे घर पे कमर्शियल यूनिट आता है, जो एनर्जी को मेजर करने के लिए मीटर वगैरह लगे होते हैं घर पे, उसका 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। यहाँ पे हम लोग कितना किलो वाट आवर लग रहा है, 33 किलो वाट आवर। अब यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है कि 1 किलो वाट आवर, यानी कि 1 वाट का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज़। तो इतने वाट के लिए कितना लगेगा, तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू क्या लगेगा, टोटल प्राइस इज इक्वल टू देखो 5 इंटू टोटल जो जितना पावर हम लोगों ने कंज्यूम किया 33, यानी कि 3 5 15, 165 रुपीज़, टोटल 165 रुपीज़ का बिल बनेगा। ऐसे करके आप किसी भी इसके लिए बना सकते हो। नाउ यहाँ तक आपका इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हम लोग यहाँ तक रख सकते हैं। इसको आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन समझ में आया होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट होता है तो आप तुरंत मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या तो मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। कभी भी मैसेज करो, कहीं भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। तो कीप लर्निंग। इसी के साथ आज ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे कल मैं एक और चैप्टर का, शायद लाइट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँगा। उसके लिए मतलब ये चैप्टर पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद ही वो पढ़ना, ठीक है। और ट्राई करो कि एक दिन में एटलीस्ट एक चैप्टर तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, नहीं तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला। बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ। और फिजिक्स तो आप टेंशन मत लो, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से करवाया है वो क्वेश्चंस सेम टू सेम अगर नहीं भी आए तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखेगा। और जो टॉपिक आज मैंने करवाया बस उसी को पढ़ो। अभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको नॉलेज की नहीं, मार्क्स की ज़रूरत है। तो बात को समझो, मार्क्स के पीछे भागो अभी तो फिलहाल, नॉलेज के पीछे नहीं। नॉलेज 11th में फिर से गदर कर लेना। अभी लास्ट 1 महीने में सिर्फ आपको मार्क्स के पीछे भागना। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, कीप लर्निंग।